हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। आई एम पूजा और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पंचायती राज व्यवस्था क्या होती है? यह एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि सत्ता के केंद्रीकरण हो जाने से जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी एक भाग में केंद्रित हो जाती हैं, जैसे कि केंद्र में ही शक्तियां केंद्रित हो जाती हैं। लेकिन पंचायती राज व्यवस्था के आ जाने से सत्ता का विकेंद्रीकरण हो जाता है और सत्ता और जितनी भी शक्तियां हैं उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि देश में विकास की योजनाओं को लागू किया जा सके, देश के हर एक भाग में विकास की योजनाएं लागू हो सकें, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत एक क्षेत्र विशेष में स्थानीय सुशासन की व्यवस्था की जाती है। तो जो पंचायती राज व्यवस्था है इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की थी और 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में भी पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ। तो पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से की थी। इसके बाद इसी तरह अनेक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को विकास की सीमा में लाया जा सके, ग्रामीण क्षेत्रों का भी विकास संभव हो सके। पंचायती राज व्यवस्था का निर्माण करने का उद्देश्य यही था कि सरकारी योजनाओं को दूर दूर तक पहुंचाया जा सके, जिससे देश का विकास तेज गति से हो सके। इसकी कुछ कमियों को पूरा करने के लिए 73वां संवैधानिक संशोधन किया गया था और इस संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 में किया गया है। तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित संवैधानिक संशोधन कौन सा है? 73वां संवैधानिक संशोधन भाग 9 अनुच्छेद 243 और अनुसूची 11 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। अब हम देखते हैं 73वां संवैधानिक संशोधन जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। इस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत राज्य में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। 3 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई है। सबसे पहले है ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, फिर है खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अपनाई गई और पंचायती राज में महिलाओं को 1/3 हिस्सा भी प्रदान किया गया 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा। पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया। तो ये थी 73वें संवैधानिक संशोधन की विशेषताएं। अब हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था का संगठन कैसा है। तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत का गठन होता है, इससे ऊपर ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होती है और जिला के स्तर पर जिला परिषद होती है। जैसा कि हमने अभी देखा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है तो उसमें ये 3 स्तर होते हैं। ग्राम पंचायत का निर्माण ग्रामीण स्तर हेतु किया जाता है, गाँव के लिए किया जाता है, जिसका लक्ष्य है किसी निश्चित क्षेत्र के विकास में अपनी भूमिका निभाना। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा के द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत के सभी सदस्यों का चुनाव गांव की जनता के द्वारा किया जाता है और ग्राम पंचायत का एक सरपंच होता है जिसे ग्राम पंचायत का मुखिया भी कहा जाता है। उसके बाद है पंचायत समिति। पंचायत समिति ग्राम पंचायत के श्रेष्ठ में स्थित समिति है। इस समिति में अनेकों संवैधानिक पद पर नियुक्त व्यक्ति इसके सदस्य होते हैं। इसका कार्यक्षेत्र तहसील और ब्लॉक स्तर पर होता है और इस समिति में हर 5 वर्ष के बाद चुनाव करवाए जाते हैं। इसके सदस्यों में लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, नगर पालिका, समस्त प्रधान, अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य आदि आते हैं और इस समिति का सचिव पंचायत समिति का विकास अधिकारी होता है। इसके बाद है जिला परिषद। यह श्रेष्ठ और उच्च परिषद के तौर पर काम करती है।
इसका काम है ग्राम पंचायत और पंचायत समिति ने जो कार्य किए हैं उनको देखना और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मार्गदर्शन करना। इस परिषद का कार्यक्षेत्र संपूर्ण जिला होता है, ये पूरे जिले में कार्य करता है। यह निचली समितियों को आवश्यक पड़ने पर अनुदान मुहैया भी करवाता है। इस परिषद में जिलाधिकारी, जिसे डीएम भी कहते हैं, उसकी बहुत भूमिका होती है। इस समिति में समस्त पंचायत के प्रधान मुख्य शामिल होते हैं। संपूर्ण जिले के प्रत्येक क्षेत्र से इन समितियों में अहम भूमिका निभा रहे सदस्य इस परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद जो है वो पंचायत राज की उच्च इकाई के रूप में भी कार्य करती है। इस परिषद का मुख्य कार्य नियमन समितियों के कार्यों और योजनाओं में समन्वय स्थापित करना और राज्य सरकार व समितियों के मध्य कड़ी के रूप में कार्य करना होता है। तो ये 3 समितियां थी। सबसे पहले है ग्राम पंचायत, जो गांव पर कार्य करती है, ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है। दूसरी पंचायत समिति जो कि ब्लॉक स्तर पर कार्य करती है और तीसरी जिला परिषद जो कि संपूर्ण जिले में कार्य करती है। अब हम देखते हैं पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों की रिपोर्ट। तो इनमें सबसे पहली समिति आती है अशोक मेहता समिति रिपोर्ट। पंचायती राज व्यवस्था में इस समिति की रिपोर्ट बहुत अहम भूमिका निभाती है। जहां बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट 3 स्तर की बात करती है कि पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर होने चाहिए, वहीं अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट द्विस्तरीय व्यवस्था की बात करती है। अशोक मेहता समिति रिपोर्ट कहती है कि 2 ही समितियां होनी चाहिए पंचायती राज व्यवस्था में। यह इस समिति को इसलिए महत्व दे रहे हैं यहाँ पर हम, क्योंकि इस समिति की सिफारिशों को ज़्यादातर स्वीकार किया जाता है। यह समिति केवल 2 ही स्तरों की बात करती है, जिला स्तर और मंडल पंचायत, जिसमें समस्त ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिनिधि हों, परंतु इसने जिला स्तर की पंचायत को अधिक महत्व प्रदान किया है और उसे अनेक जिम्मेदारियों को सौंपने का भी सुझाव दिया है। तो ये केवल 2 ही स्तर की बात करती है, जिला स्तर और मंडल पंचायत की। अब देखते हैं पंचायतों के कार्य क्या क्या हैं। पंचायतों को 29 विषयों पर काम करने का और योजना बनाने का अधिकार दिया गया है। तो ये इसमें दिए गए हैं, आप इन्हें अच्छे से देख सकते हैं पीडीएफ में। अब इसके कार्यों को हम देखते हैं कि क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहला है स्वास्थ्य संबंधी कार्य। पंचायती राज व्यवस्था में विद्यमान समितियों का मुख्य कार्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को लागू करना और सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में लागू करना होता है। दूसरा कार्य है शिक्षा से संबंधित कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों के बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करना, निर्धन लोगों के छात्रों को आर्थिक सहायता देना और स्कॉलरशिप की उचित व्यवस्था करना, विद्यालयों की मरम्मत कराना और छात्रों की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाने का कार्य करना। तीसरा है कृषि और पशुपालन संबंधी कार्य। ग्रामीण क्षेत्रों के जीवन यापन का सबसे बड़ा स्रोत कृषि और पशुपालन ही है, इसलिए इसके महत्व को देखते हुए पंचायत समितियों का ये कार्य है कि वे कृषि और पशुपालन की उचित व्यवस्था करें, किसानों को सभी सुविधाएं प्रदान करें जिससे कि वे अपना आर्थिक विकास कर सकें और इससे संबंधित सभी समस्याओं का समाधान भी कर सकें। ये थे ग्राम पंचायत पंचायती राज व्यवस्था के कार्य। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।